गाइज आज हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फ्रेंड ये अच्छे से लेक्चर सुनिएगा, काफ़ी बेसिक है ये। तो बात करते हैं टॉपिक पर। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पीपीएलओ प्लोरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है और इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। काफ़ी सारी बुक्स में आप सीधे माइकोप्लाज्मा देखोगे इसका। और ये जो है इसका अगर हम देखेंगे कितना स्ट्रक्चर है वो 0.1 माइक्रॉन है। इसके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। ये जो है डिजीज़ काज करता है, लेकिन डिजीज़ बहुत ज़्यादा काज करता है इस वजह से क्योंकि देखिए हमने एंटीबायोटिक्स रखे हुए हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए हुए हैं, जैसे पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जिसके भी लास्ट पर सीन है वो जो है हमारे पास एंटीबायोटिक है। तो देखिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, एक्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखेंगे, एक्ट कैसे करते हैं। वो जो है बैक्टीरिया अगर हम ले लेते हैं, उसके बाहर से एक सेल वाल प्रेजेंट होती है। वो जो है सेल वाल की लाइसिस करता है, मीन्स सेल वाल को तोड़ देता है एक मैकेनिज्म से, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है और हम जो इन्फेक्शन से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा में, प्लोरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पर इनमें जो है कोई भी सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती है। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसको मतलब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिजीज काज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट सेल, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये जो है 6 इंचेस इन डायमीटर होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इन एनिमल्स नर्व फाइबर्स आर द लार्जेस्ट अप टू 9 सेंटीमीटर टू फ्यू मीटर्स। ये जो है लार्जेस्ट होते हैं इनमें नर्व फाइबर्स। अगर हम मैन को देखेंगे, अगर हम 80 kg, अगर हम मैन को अगर देखेंगे, हम मैन ऑफ 80 kg हैज़ अबाउट 60,000 बिलियन सेल्स। अगर हम एक 80 kg आदमी को ले लेते हैं, उसमें जो है 60,000 बिलियन सेल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर, इसके डिफरेंस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया और ये काफ़ी मेन डिफरेंस है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज नेक्ड, not combined with proteins. Histones are altogether absent. But in case of eukaryotes, DNA is combined with proteins, histones as well as non-histones. अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, इसमें जो है ये DNA जो होता है वो बिल्कुल नेक्ड होता है। इसमें जो है कोई भी प्रोटीन जो है प्रेजेंट नहीं होती, एसोसिएशन में नहीं होती है कोई भी प्रोटीन, इसके साथ लिंक्ड नहीं होती है प्रोटीन। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, इसमें जो है जो DNA होता है वो रैप्ड होता है, वो एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, प्रोटीन के साथ वो मिला हुआ होता है। उन प्रोटीन्स को हम कहेंगे हिस्टोन्स, और दूसरी प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जिनको नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बताऊंगा कि ये हिस्टोन्स की भी दो टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास लिंकर हिस्टोन, एक होते हैं कोर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन जो है डीएनए के साथ बाइंड हो जाती हैं और दूसरे हिस्टोन के साथ मिलाती हैं उसको, जैसे कोर हिस्टोन जो होते हैं, कोर प्रोटीन जो होती हैं उनके साथ मिलाते हैं। तो हिस्टोन की भी दो टाइप हैं, याद रखिएगा, लिंकर हिस्टोन्स और आपके पास कोर हिस्टोन्स होती हैं। H1 इज नोन एज द लिंकर हिस्टोन, ये भी याद रखिएगा आप। अगर हम देखेंगे सिंगल क्रोमोसोम की बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स में, वो जो है सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम इन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर हम देखेंगे यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। और अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज लिटिल न्यूक्लियस, ये जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में ही सिर्फ, प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसको जो है फोंटेना ने डिस्कवर किया था 1971 में। अगर हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको याद रखिएगा और अच्छे से ये सुनिएगा। राइबोसोम्स आर 70s टाइप इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट इट्स ऑफ 80s टाइप। लेकिन फ्रेंड्स एक बात देखिए यहाँ पर, 50s प्लस 30s और 60s प्लस 40s, ये S क्या है? सबसे पहले S पे बात करते हैं। S जो है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, लेकिन इसको डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया था? थियोडोर स्वेडबर्ग ने। और स्वेडबर्ग को इस चीज़ पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया था उन्होंने, ये स्वेडबर्ग ने। इसका ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उन्होंने बनाया था, इसका जो है राइबोसोम्स का। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 50s प्लस 30s, ये 80s होना चाहिए था, लेकिन ये तो 70s है। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करेंगे, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करेंगे, यहाँ पर 80s है, लेकिन बना किस सब यूनिट से है? 60s और 40s है। ये तो जो है 100 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ढूंढेंगे भी तब भी आपको नहीं मिलेगा, ये काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बड़ी बड़ी बुक्स में होते हैं ये चीज़ें। देखिए 50s और 30s,
ये जो है अगर हम इनको मिलाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये एस जो है ये अब मैंने पहले पीछे आपको बताया ये जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगर हम 50s सब यूनिट का देखेंगे, इसका सेडिमेंटेशन इंडिविजुअली अलहदा तौर पर अगर सिर्फ 50s को हम ले लेंगे, ये जो है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सिर्फ 50 है। तो अगर हम इंडिविजुअली 30s का देखेंगे, इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो 30s है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो जो मटेरियल बनेगा हमारे पास 50s प्लस 30s, इसका उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 70s होगा। तो यहाँ पर ये ऐड नहीं किया है, यहाँ पर ये बताया है कि 50s और 30s का अगर मिलाकर हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखेंगे वो 70s है। यही केस फ्रेंड 60s प्लस 40s के साथ है। 60s का जो इंडिविजुअल जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो 60s है और 40s का 40s है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो जो है 80s इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट और अब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन जब होती है या फोटोसिंथेसिस जब होती है तो यहाँ पर जो है एक लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। वहाँ पर जो है वो पीएच ग्रेडियंट बनता है और वो पोटेंशियल बनता है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है पीएच का जो ग्रेडियंट जो चेंज हो जाता है और वहाँ पर जो है एटीपी बनता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मेन स्टेप है फ्रेंड्स, वो जहाँ पर एटीपी बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वहाँ पर तो एटीपी बनना चाहिए जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन बनता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ पे है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। लेकिन वो तो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा, प्रोकैरियोट्स में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। अब देखिए दूसरा डिफरेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल, लाइसोसोम एंड अदर माइक्रोबॉडीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो है थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी टर्म्स हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड बोथ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। फ्रेंड्स थोड़ा सा बात करेंगे हम एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पर। अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे, ये टर्म दी थी सबसे पहले क्रिस्टन डुडवे ने इन 1963 में। क्रिस्टन डी डुवे इसने जो है 1963 में टर्म दी थी, कौन, एंडोसाइटोसिस। फ्रेंड्स ये जो है इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ जो है इन्वेजिनेट करती है, अंदर की तरफ बल्ब जो होती है बल्ब सा बनाती है और उसके बाद जो है पिंच ऑफ हो जाती है, कट जाती है और अंदर जो है वेजिकल फेंक देती है। लेकिन कटती किससे है, यहाँ पर एक प्रोटीन याद रखिएगा, डायनामिन प्रोटीन एक होती है जिससे ये पिंचिंग ऑफ होती है, कट जाती है ये। तो फ्रेंड्स देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर चली जाती है, वो जो मटेरियल अंदर लेती है उसकी बेसिस पर जो है दो टाइप्स इसकी बताई हैं एंडोसाइटोसिस के। एक हमारे पास है फैगोसाइटोसिस जो है सॉलिड मटेरियल जो है वहाँ पर पिंच ऑफ करती है अंदर, और दूसरा जो है वो वाटरी सब्सटेंसेस लिक्विड मटेरियल जो है वो अंदर पिंच ऑफ करती है। मतलब सॉलिड मटेरियल लिया, वो जो है बल्ब बनाया और अंदर जो है फेंक दिया, वो जो पिंचिंग ऑफ से, इसको बताया हमने फैगोसाइटोसिस। उसके बाद वाटरी सब्सटेंस लिया, लिक्विड लिया, उसको जो है बल्ब बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसके बाद पिंच ऑफ किया डायनामिन प्रोटीन से और अंदर फेंक दिया, इसको जो है हम पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। इनके लिए दो टर्म्स आती हैं, फैगोसाइटोसिस को जो हम सेल ईटिंग कहते हैं क्योंकि सॉलिड मटेरियल लेता है, और जो है पिनेकोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ये टर्म्स आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे फ्रेंड्स, फ्लैजिला सिंगल स्टैंडर्ड होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर बैक्टीरियल सेल की हम बात करेंगे तो फ्लैजिला जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, इसमें जो है 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हुए होंगे ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है। फ्रेंड्स ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। जो फ्लैजिला बना हुआ होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। और अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये 11 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर से होती हैं और अंदर सेंटर में जो है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और फ्रेंड्स ये बाहर से जो 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स जो बाहर से जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और अंदर जो है एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और जो बाहर से जो फ्रेंड्स ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये जो है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है दो मतलब एक पेयर, मतलब पेयर में होती है। ए बी अगर हम रखेंगे ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब ये जो है 2 माइक्रोट्यूब्यूल है लेकिन एक पेयर में है, A+B। और ये जो है 9 है बाहर से, और अंदर अगर हम देखेंगे सिर्फ 2 हैं, मतलब ए और बी अगर हम रखेंगे तो ए और बी सिर्फ हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो ये बाहर से हैं ये 9, ये कैसे जुड़ी हुई होती हैं, इनमें जो एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक हम प्रोटीन कहेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिनको हम कहेंगे नेक्सिन।
ये नेक्सिन जो है ये इन दो पेयर्स को जोड़ती है आपस में। रखो मन, अगर हम ए और बी रखेंगे तो और दूसरी ए और बी रखेंगे, मतलब ये दो पेयर्स, इन दो पेयर्स आपस में जोड़ता कौन है? नेक्सिन प्रोटीन। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ए और बी रखे ये भी दो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको आपस में कौन जोड़ता है? एक प्रोटीन है टेक्टिन, ये याद रखिएगा। लेकिन जो बाहर वाली जो ये माइक्रोट्यूब्यूल 9 है और अंदर में जो एक पेयर है, इन दो को कौन जोड़ता है आपस में? तो इनको कहेंगे हम, जो जोड़ता है उसको एक प्रोटीन कहेंगे हम, रेडियल स्पाइक्स। ये जो है इनको बीच में जोड़ती हैं, जो ये 9+2 अरेंजमेंट बनाती हैं। ये जो है किसमें? सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट